जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में एक सीट के लिए महाविकास अघाड़ी में दिन पर दिन झगड़ा बढ़ता जा रहा है। फैसला नहीं हो पा रहा है कि ये एक सीट राज्यसभा की किसके पास जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली हालत है और ये सारे बीमार मिलकर एक सीट के लिए लड़ मर रहे हैं। हंगामा चल रहा है। उद्धव ठाकरे वो भी रेस में आ गए। उद्धव ठाकरे तक की बात आ रही है कि वो राज्यसभा की सीट के लिए लड़ सकते हैं, अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। एमएलसी नहीं मिल पा रही है तो राज्यसभा की सीट के लिए ही लड़ ले, क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाएगी कल को कि अगर एमएलसी में हार गए या नहीं मिली तो आप बाहर, विधान परिषद से बाहर, विधानसभा से बाहर। तो क्यों ना एक पहले से ही भाव भंगिमा बना ले कि हम तो जी राज्यसभा चले गए, इसलिए हमने एमएलसी छोड़ दी, इसलिए हम विधान परिषद में नहीं गए। अब ये सब बातें चल रही है। कांग्रेस अपने उधेड़बुन में है और शरद पवार जो है वो खूंटा गाड़े बैठे हैं कि मैं ही राज्यसभा से जाऊंगा, भले ही अभी 2 बार अस्पताल होकर आ गए हैं। सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बड़ा ही झगड़ा चल रहा है और फैसला नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बात कर रहे हैं, दिल्ली आने की बात भी हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल मामला कुछ रुक गया है। फोन पर ही इनकी बातें चल रही है कि कैसे करके कांग्रेस को मनाया जाए। अब यहाँ पर इनका शुरुआती फॉर्मूला तो था कि राज्यसभा शरद पवार जाएंगे और उद्धव ठाकरे एमएलसी के लिए चुने जाएंगे, तो दोनों का काम बन जाएगा, कांग्रेस खाली हाथ रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस में कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है कि अपनी 16 सीटें दोनों जगह इन दोनों के लिए इस्तेमाल कर ले और खुद खाली हाथ रहे। अब कांग्रेस ने भी दावा ठोका और कांग्रेस अभी तक पीछे नहीं हट रही है। कोई इनकी कहानी आगे नहीं बढ़ी है इस मामले में। कांग्रेस में जो चल रहा है, कांग्रेस राज्यसभा सीट मांग रही है। कांग्रेस शरद पवार के लिए तैयार तो थी, कोई समस्या तो नहीं है शरद पवार के लिए, लेकिन बात ये चल रही है कि शरद पवार कभी भी पाला बदलकर एनडीए में जा सकते हैं। आज अगर उसे तीनों सपोर्ट करें, उन्हें, शरद पवार को, और उन्हें राज्यसभा भी भेज दें, कल को अगर वो एनडीए में चले गए तो सीट पर कांग्रेस तो मूर्ख बन जाएगी कि कांग्रेस की एक सीट एनडीए के खाते में हो जाएगी, कांग्रेस से समर्थित एक सीट। और अगर जैसे कि उनकी तबीयत खराब है, तबीयत बिगड़ने के कारण वो अगर राज्यसभा से फिर कल को इस्तीफा दे दें और फिर सिंगल सीट खाली हो जाए, तब तो इनके लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तो उनकी सेहत का भी कुछ अता पता नहीं है कि कल को अगर वो 6 साल लगातार नहीं बने रह पाए, किसी वजह से उन्हें हटना पड़ा, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो सीट अपने आप चली जाएगी बीजेपी के पास, क्योंकि एक सीट पर तो इनके पास तो है नहीं बहुमत। अभी तो 6-6, 7-7 सीट खाली हुई है, तो इसीलिए इनके खाते में एक सीट आ रही है। तो कांग्रेस में इसीलिए शरद पवार को लेकर भी सहमति नहीं बन रही है कि उनके ऊपर दाव लगाने का मतलब है कि आप अपनी एक सीट को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए फिर उद्धव ठाकरे की बात भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे को राज्यसभा भेज दिया जाए और एमएलसी मिल जाए कांग्रेस को, कि दोनों आपस में गुपचुप समझौता कर लें, क्योंकि दोनों के पास सीटें पर्याप्त हो जाती हैं। 20 है उद्धव ठाकरे के पास और 16 है कांग्रेस के पास, तो कुल मिला के 36 हो गई। अब आपको राज्यसभा के लिए 37 चाहिए, तो एक आध का जुगाड़ आप इधर उधर से कर सकते हैं, सपा से, किसी और से। और रही बात विधान परिषद की, तो वहां आपको 30-32 सीटें चाहिए, वोट चाहिए, तो वो तो इसमें से आराम से बन जाएगा अगर स्ट्रिक्ट वोटिंग इनकी आपस में होती है तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को एक तरह से किनारे कर दिया है कि शरद पवार की वजह से मामला अटक रहा है। शरद पवार को अगर भेजते हैं तो फिर एमएलसी किसे मिलेगी? एमएलसी उद्धव को मिलेगी कि एमएलसी मिलेगी कांग्रेस को? अगर उद्धव ठाकरे को एमएलसी भी नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर क्या हाथ लगेगा? उद्धव ठाकरे की तो बहुत नाक कटने वाली बात है। यहाँ तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब उन्हीं की है कि आपके हाथ से एमएलसी चली जाएगी और आप कहां, बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर चले, बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो आज एक एमएलसी की सीट नहीं बचा पाए। तो इनको तो किसी हाल में कुछ भी चाहिए। और प्रियंका चतुर्वेदी की तो राज्यसभा सीट गई है, किसी भी हाल में गई है। उद्धव ठाकरे ने तो त्याग कर ही दिया है, प्रियंका चतुर्वेदी से कुर्बानी ले ली है। अब वो कुर्बानी चाहे उद्धव ठाकरे के खेमे में जाए, चाहे शरद पवार के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए, प्रियंका चतुर्वेदी तो राज्यसभा से जाने ही वाली है।
तो इस बीच में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अपनी अलग उधेड़बुन बना रहे हैं और शरद पवार किनारे कर दिए गए हैं। उनके पास राज्यसभा जाना बड़ा मुश्किल है। और इसमें देखिए एक ये भी समस्या है कि क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा हाल है कि पूरा एमवीए भी एकजुट नहीं है, इनके सारे विधायक भी इनके पक्ष में वोट डाल दे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है और पहले भी होती रही है राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। और अगर बीजेपी यहाँ 7वां उम्मीदवार उतार देती है तो फिर पक्का क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बीजेपी बिना सोचे समझे तो उतारेगी नहीं। देखिए बीजेपी की 6 सीटें तो तय हैं, तो 6 तो जीत जाएंगे, 7वीं पर फाइट होगी। और यहाँ पर 7वीं पर फाइट सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, बीजेपी एमएलसी के लिए भी खड़ा कर सकती है वहां पर, तो वहां भी इनके लिए संकट आ सकता है। तो इनके सामने तो अब दो संकट है। पहले तो किसी तरह एकजुट होकर एक फैसला ले, उम्मीदवार खड़ा करें, और दूसरा संकट है कि उसमें भी ये लोग एकजुट करके टाइट वोटिंग करवा लें। जरूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे के 20 के 20 उन्हीं के पक्ष में वोट डाल दें और कांग्रेस के 16 के 16 वोट डाल दें, क्योंकि इस वक्त दोनों पार्टियों की हालत खराब है। इनके नेता नाउम्मीद हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के तो और ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा लोकसभा से अब गायब है और आप यहाँ पर अब बीएमसी में भी कुछ नहीं है। तो आपके विधायक, और ऊपर से जो आप बीजेपी से सींग लड़ाते चलते हैं उससे भी परेशान रहते हैं विधायक, तो यहाँ इनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और ये बीजेपी के 7वें उम्मीदवार से भी पता चलेगा किसे उतारती है, क्या स्थिति बनती है। और कांग्रेस में कोई बहुत अच्छे हाल नहीं है, कांग्रेस भी डूबने की कगार पर ही है। बीएमसी में उसके भी बुरे हाल हो गए और विधायक के लेवल पर तो 16 विधायक लेकर चल रही है। तो इनके पास ये भी संकट है कि सबको एकजुट रखना और अभी अनाउंस करना कि ये घोषणा करना कि शरद पवार को किनारे कर दिया है। अब शरद पवार की स्थिति आप समझिए कि रोहित पवार इतने दिनों से कर क्या रहे हैं, एनडीए के खिलाफ क्यों हो गए हैं, क्यों थाने गए थे विरोध प्रदर्शन करने अजीत पवार के निधन को लेकर, उनकी मृत्यु पर सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, थाने पर धरना देने पहुंच गए रोहित पवार। आखिर क्यों गए? क्योंकि इन्हें कांग्रेस को साबित करना है कि भाई हम एनडीए विरोधी हैं, हम भाजपा विरोधी हैं। हम जो पहले इनका ढुलमुल रवैया दिख रहा था, जो ये सुप्रिया सुले बीजेपी के खेमे में घूम रही थी, पीएम मोदी से मिल रही थी, अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार ने साफ साफ कह दिया था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, विलय की बातें आ रही थी, सब कुछ बड़ा गुड गुड चल रहा था, लेकिन अब अचानक से बदल गया, सुर बदल गए, क्योंकि कांग्रेस में यही असमंजस है कि ये भरोसेमंद नहीं है और ये कब उधर चले जाएंगे इनका पता नहीं है। तो अब ये शरद पवार भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कांग्रेस को कि नहीं जी हम तो आप ही की तरफ है, हम तो बीजेपी विरोधी हैं। दूसरा इनकी अपनी अलग प्लानिंग भी है कि हम इंतजार करें कि सुनेत्रा पवार का जो नेतृत्व है वो फेल हो और फिर एनसीपी में फूट डले, तो कल को फिर ये एनसीपी एसपी ही मुख्य एनसीपी बन जाए और उधर जो अजीत पवार वाली एनसीपी है वो इसमें विलय कर जाए, ना कि ये लोग एनसीपी में विलय करें। तो दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा मिल जाए और इधर हम थोड़ा इंतजार कर ले कि वो एनसीपी कब कमजोर होती है। इसीलिए इन्होंने पूरा विरोध शुरू कर दिया। लेकिन अब आप देखिए कि होगा क्या। शरद पवार अगर एनडीए से सींग लड़ा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां से तो इनको जो सीट मिल सकती थी बहुत आसानी से मिल सकती थी, आप विलय कर लेते तो आपको मिल जाती, तो वो तो मिलेगी नहीं, एनडीए भेजेगा नहीं, अभी नाम की घोषणा हो जाएगी कुछ समय में। और आपको जो यहां से मिलने की उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस मान जाएगी, उद्धव ठाकरे तो पहले ही माने हुए हैं, तो वो भी नहीं दिख रहा है। अब उद्धव ठाकरे तो अपनी सेटिंग कर रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाऊंगा कि कुछ तो हाथ लगे। यहां से अगर कांग्रेस को राज्यसभा भेज देंगे और फिर एमएलसी के लिए खुद ले लेंगे, तो कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा बड़े कद का होना चाहिए, इनको वो उम्मीदवार भी तो खड़ा करना है जिससे कि ये लग सके कि शरद पवार की टक्कर का हो, कि शरद पवार को हम समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक और बड़े नेता को भेजना चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। अगर आप उन्हें किनारे करके किसी ऐसे नेता को भेज देते हैं जो उनके कद का नहीं है, तो फिर सवाल उठते हैं और थोड़ा छवि भी खराब होती है कि देखिए इतना लालच कर लिया कि शरद पवार जैसे नेता को नहीं भेजा। लेकिन अगर आप उनके कद का नेता लाते हैं तो ये लगता है कि हाँ भाई एक और बड़े नेता को भेजना था इसलिए उनको नहीं भेजा। तो अब कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा उनके कद का नेता जो महाराष्ट्र से ही हो? तो ये कांग्रेस में ढूंढना अपने आप में एक समस्या है। कांग्रेस में तो फिर कई बीमार है, वहां भी तो एक अनार पे 100 बीमार है अंदर। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में राज्यसभा के लिए अगर उद्धव ठाकरे दावा कर देते हैं तो कोई और दावा नहीं करेगा।
इसीलिए उद्धव ठाकरे अपना नाम आगे करने की इनकी बात हो रही है कि एक शरद पवार पार्टी प्रमुख है, उद्धव ठाकरे भी पार्टी प्रमुख है, तो उद्धव ठाकरे क्योंकि राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए अब शरद पवार को किनारे करके तबियत खराब का भी बहाना, अभी 2 बार तो अस्पताल भर्ती हो गए तो कारण बता देंगे तबियत खराब को भी, तो उद्धव ठाकरे को भेजा जा रहा है इसीलिए। तो लगभग एक बड़ा नेता आपको महाराष्ट्र से मिल जाएगा और एमएलसी यहां से कांग्रेस को मिल जाएगी। तो ये सारी उधेड़-बुन चल रही है इनकी कि कैसे भी हम आपस में ही कोई तो कर ले, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कर ले कि कुछ तो करके हम एक सीट जीत ले, वरना एक सीट भी हाथ से निकल जाएगी। हम अगर तय नहीं कर पाए तो फिर क्रॉस वोटिंग तो होगी, कहीं तो वोट पड़ेगा, तो वो ये भी बीजेपी के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की बात हो रही है। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे की भी दिल्ली आने की बात की जा रही थी। वो कांग्रेस से डायरेक्ट बात करके शरद पवार को किनारे लगाना चाहते हैं ताकि मेरे हाथ में कोई तो सीट रहे। तो अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। 6 मई आखिरी डेट है नामांकन की। बीजेपी महायुति की तरफ से तो अभी हाल में हो जाएगा नामांकन, कुछ समय में हो जाएगा क्योंकि लगभग नाम तय है और वहां कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है और लग भी नहीं रहा है, कोई इस तरह के बयान भी नहीं आए हैं जो गठबंधन दल है उनकी तरफ से। तो वहां चीजें स्पष्ट है, यहाँ समस्या खड़ी हुई है। अब ये किसका नाम सामने लाते हैं उससे ये पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी में किसको बाहर कर दिया गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।